बोरीवलीकर की पुकार, अब की बार बोरीवली विधानसभा चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार। मुंबई की बोरीवली में स्थानीय समाज सेवी, व्यापारी और आम जनता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाहरी उम्मीदवार का कड़ा विरोध किया है। बोरीवली में विधायक सुनील राणे हैं जो वर्ली से आए हैं। सांसद पीयूष गोयल हैं, वो भी बाहर से भेजे गए हैं। लोगों ने दोनों को बाहरी उम्मीदवार बताया है। इस बार विधानसभा चुनाव में कोई भी पार्टी हो, उसका उम्मीदवार स्थानीय होना चाहिए, ऐसी मांग सभी पार्टियों से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई है। बाहर के उम्मीदवार बोरीवली में आते हैं, वे स्थानीय लोगों की समस्या को समझ नहीं पाते हैं। अगर स्थानीय उम्मीदवार रहेगा तो इस क्षेत्र की जनता के दुख दर्द को अच्छी तरह से समझ पाएगा, क्योंकि वह बोरीवली की जनता के साथ रहता है। ऐसी बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कही गई है। इस बैठक में गुजराती, मराठी और मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए थे और ऐलान किया है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार को चुनकर लाएंगे, चाहे वे किसी भी पार्टी का हो। बाहरी उम्मीदवार का विरोध करने वाले लोगों ने कहा कि स्थानिक बहुत सारे उम्मीदवार हैं। गोपाल सेठी छोटे से छोटे लोगों से मिलते हैं। हमने लोकसभा में पीयूष गोयल को चुनकर दिया, लेकिन अब इस बार विधानसभा में बोरीवली का लोकल उम्मीदवार जनता को चाहिए। ऐसी मांग बोरीवली की आम जनता की तरफ से सभी पार्टियों के सामने रखने का प्रयास किया गया है। इस बैठक में भरत भाई शाह, ईबी मुल्ला, मनोज तिवारी, डॉक्टर मुकेश शर्मा, बीके भट्ट, प्रसाद लाड, पंकज साहब, वकील भाई सहित भारी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। बिल्कुल उसी तरीके से वक्त का कामकाज भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इस भूमिका पर, इस विधेयक पर, इस सरकार की इस आकांक्षा पर शिवसेना चुप क्यों? क्या उसको आम मुसलमान की चिंता नहीं है? क्या वो चंद मौलाना और मौलवियों के दबाव में आ गई है? क्या वो वक्फ बोर्ड के लैंड माफिया, जो लैंड शार्क हैं, उनके दबाव में आ गई है? यह शिवसेना को स्पष्ट करना पड़ेगा। कल जो शिवसेना ने जो एक भूमिका ली है, उससे साफ साफ पता चलता है कि उद्धव जी ठाकरे पूरे देश के मौलानाओं के दबाव में है। उद्धव जी ठाकरे और उनकी पार्टी पूरे देश के वक्फ बोर्ड के नाम पर लैंड माफियागिरी कर रहे जो बड़े बड़े मौलाना हैं, उनके दबाव में आकर के काम कर रहे हैं। ये स्पष्ट होता है। अभी तक शिवसेना ने इस बारे में आगे की भूमिका स्पष्ट नहीं किया। चैलेंज करते हैं, शिवसेना साफ साफ बताए। शिवसेना के प्रवक्ता ने यह कहा है कि अभी तो बिल पे चर्चा ही नहीं शुरू। उनको मैं बताना चाहूंगा कि जब लोकसभा में कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो अगर उसको जेपीसी में भेजना है कि नहीं भेजना है, या इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजना है कि नहीं भेजना है, इसके ऊपर बहस होती है। और उसी बहस में भूमिका स्पष्ट हो जाती है कि कितने पक्ष इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी भेजना चाहते हैं या जेपीसी में भेजना चाहते हैं, और कितने पक्ष लोकसभा में पास करने के पक्ष। तो जब सारे पक्ष अपनी अपनी भूमिका स्पष्ट कर रहे थे, हमारी पार्टी शिवसेना की तरफ से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने अपनी भूमिका स्पष्ट की। जब इस देश के मंदिरों को एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर रखा जा सकता है, तब कम से कम वक्फ बोर्ड के कामकाज के ऊपर सरकार का अंकुश होना चाहिए। तब कम से कम उनके कामकाज को ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। ये भूमिका शिवसेना की वहां स्पष्ट की, लेकिन उबाठा की तरफ से कोई भूमिका नहीं रखी गई। इस पर हम उनसे चैलेंज करते हुए सवाल पूछते हैं कि आप मौलानाओं के दबाव में आए हैं कि नहीं आए, साफ साफ पूरे महाराष्ट्र को बताइए। इथे प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आहे एमसीएफ क्लब मध्ये। त्याचा उद्देश आहे का स्थानिक उमेदवार, आज कुठचाही पक्ष बघा तर बाहेरचा उमेदवार आणून त्याला इथे आमच्या डोक्यावर ठोकून देतात, नंतर आम्ही त्याला निवडून देतो। त्याला समजायलाच फक्त 2 वर्ष जातात आम्हाला वलखायला किंवा आमचे काय काय काम आहेत छोटे मोठे, की त्याला माहितीच नाही का इथे काय चालले काय नाही चालले। त्याला तर 2 वर्ष लागतात आमच्या इकडे त्याला सेटल व्हायला। म्हणून आमची त्या बाहेरच्या उमेदवारीची आमची विरोध आहे। लोकल कॅन्डिडेट दिला पाहिजे, इथला भूमिपुत्र दिला पाहिजे। जसं आज बघितलं तुम्ही, बघा जैन समाजाचा स्नेहल भाई शाह, त्यांनी लॉकडाऊन मध्ये एवढे काम केले। माझी रिक्षा युनियन आहे, राष्ट्रवादी रिक्षा टॅक्सी चालक मालक संघटनेचा अध्यक्ष आहे। 7,000 माझे मेंबर आहेत। लेकिन ज्यावेळी त्याला आम्ही फक्त सांगितलं आणि आमचे मुस्लिम समाजाचे लोकांना पण त्यांनी मदत केली आणि रिक्षावाल्यांना पण अर्धे रात्री काही काम निघाला। लॉकडाऊन मध्ये काय पाणीचे पण वांदे होते, घरातून बाहेर निघत नव्हता कोण। त्यावेळी इस्माईल भाईनी आम्हाला एवढी मदत केली का देव त्याला चांगला ठेव। आम्ही तो म्हणतोय का त्यांनी जशी मदत केली आहे मनापासून, आम्ही त्याला सांगतोय की मनापासून। आणि त्याला यावेळी उमेदवारी जाहीर झाली पाहिजे आणि तो लोकल कॅन्डिडेट आहे आणि स्थानिक कॅन्डिडेट आहे आणि जैन समाजाचा तो चांगला उमेदवार आहे आणि चांगला
चांगला माणूस आहे, सर्वांचा त्याचा संबंध चांगला आहे, चाहे कुठचाही पक्ष असून द्या, त्या सर्व पक्षामध्ये त्याचा चांगला संबंध आहे. आणि आमची एक इच्छा आहे का लोकल कॅन्डिडेट शिवाय पर्याय नाही. जर लोकल कॅन्डिडेट नाही दिला तर आम्ही आमचे जे उमेदवार आम्ही नाव डिक्लेअर करतो त्याला इंडिपेंडन्स सुद्धा निवडून देऊ आम्ही. एवढी आमची ताकद आहे. आणि एवढी आता लोक भडकलेले आहेत. लोकसभामध्ये परिणाम बघितलेला आहे तुम्ही. आता ते लोक जर रस्त्यावर उतरून विरोध करणार ही नक्की गोष्ट आहे. म्हणून आपला स्थानिक उमेदवार देण्याची कृपा करावी. आणि या मीडियाच्या माध्यमातून मी सर्वांना, या मीडियावाल्यांना सर्वांना शुभेच्छा देतो की त्या लोकांनी आमचे 2 शब्द ऐकले. आणि आमचे जे स्टेजवर सर्व बसले आमचे सर्व बंधू लोक आणि बहिणी लोक त्यांनाही शुभेच्छा देतो की त्या लोकांनी आमचा सपोर्ट केला. की सर्वांनी आम्ही एक गट होऊन हे सर्व आता आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आहे. कारण आता आम्ही कोणालाही ते थाळा देऊन देणार नाही असं आमची ग्वाही देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जागरूक करना चाहते हैं तो ये सब काम आपका है, हमारे मीडिया वालों का है. और मैं बता देता हूं कि आम जनता जागरूक हो चुकी है. ज्वाला अंदर जलन हो चुकी है. सिर्फ बाहर आने की देर है. बाहर नहीं आवे, रोड पे नहीं आवे उसके पहले. और यदि ऊपर की टीम जाग जाएगी, तपास करेगी तो उनको मालूम पड़ेगा कि स्थानिक उम्मीदवार की यहां मांग बुलंद हो रही है. जो मेरे हिसाब से ये एक गुजराती हब है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गुजराती हब है, जिसके साथ मुस्लिम भाई है, मराठी भाई है, सब लोग. और क्यों हम सबको अलग अलग करने जा रहे हैं ऐसी जगह पे. और यदि हमारे उम्मीदवार को, और हमने उम्मीदवारों को तैयार भी किए, बहुत सारे उम्मीदवार है. विनय जैन है, हमारे स्नेहल भाई शाह जो कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. ऐसे हमारे डॉक्टर निमेश है, वीरेंद्र शाह है, हमारे ईबी भाई है. ये सब अपनी अपनी जगह पे एक अच्छे कैंडिडेट है. उनमें से कोई अच्छे कैंडिडेट को चुनना चाहिए जो लोकल लोगों की समस्या को समझे. मैं वापस बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ एक सवाल करता हूं कि हमारे गांव का मुखिया हमारे गांव का होना चाहिए कि बाजू के गांव का होना चाहिए. बस यही तो हमारी मांग है कि हमारे मुखिया हमारे गांव का होना चाहिए. और आज गोपाल शेट्टी एक छोटे से छोटे आदमी को भी मिलते थे, उनकी समस्या इमीडिएट हल होती थी. आज ये प्रॉब्लम डेफिनेटली है, लेकिन वो एमपी लेवल का है. और इसके लिए हमने साहब का स्वागत किया है. और वो बोरीवली को एक अलग ही तरीके का एक स्वप्नशील बोरीवली बनाएंगे, ऐसी हम सब भावना बातें हैं. और ऐसा होगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है. उन्होंने हमें पूर्ण विश्वास दिलाया है. लेकिन अब विधानसभा में तो लोकल कैंडिडेट हमें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए. बाहर के कैंडिडेट जो आते हैं उनको समझने में 2 साल लगता है, उनके पास जाने में को डर लगता है, उनकी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है. जबकि लोकल कैंडिडेट एक दूसरे को अच्छे से समझ लेते हैं, जान लेते हैं. आज स्नेहल भाई की मैं एक बात कर बताता हूं. स्पेशलिस्ट किसी का नाम मत लीजिए, लेकिन एक बात बता देता हूं कि कोरोना में उन्होंने इतना काम किया. जो 1.5 लाख जैनों की लीडरशिप करता है, क्या वो आदमी बोरीवली की लीडरशिप नहीं कर सकता? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसमें से एक अच्छे उम्मीदवार को चुना जाए जो हम सबकी समस्या को समझे. बस यही मेरा कहना है. उम्मीदवार नहीं देती है तो क्या आप लोग अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे आने वाली विधानसभा में? देखिए, और यदि यहां से लोकल उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया जाएगा तो हमारी काफी दिन से अंदरूनी बहुत बड़ी मीटिंगें चल रही है. हम चुप बैठने वाले नहीं है. हमको चारों तरफ से जोर शोर से सपोर्ट मिल रहा है. और कोई भी पक्ष से अपक्ष से हमारे उम्मीदवार खड़े रहेंगे. और ये सब हम सब लोग मिल करके बोरीवली कर उनको जीता के दिखाएंगे. मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के प्रवेश द्वार पर आज 75 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया. मुंबई उपनगर के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने इस अवसर पर ध्वजारोहण किया और उद्यान में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया.
इसके अलावा प्रवेश द्वार से उद्यान के अंदर जाने के लिए प्रशासन ने इलेक्ट्रिक बसें भी शुरू की हैं। मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि आज का वातावरण उत्साही है। हमने मुख्यमंत्री के साथ शपथ ली है और संजय राउत को भी शपथ लेने का आह्वान करते हैं ताकि वे देश के विरोध में न जाएं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा उद्यान है और इसके लिए हमने 25 करोड़ का निधी दिया है। ऑगस्ट क्रांती दिन सकाळी आम्ही ऑगस्ट क्रांती मैदानात गेलो होतो. तिथे मी श्रद्धांजली वाहिली. आता आपण मुंबईच्या एक एंट्री पॉइंट आहे यावर तुमचा झेंडा या 9 ऑगस्ट देशाचा झेंडा फडकवत आहे. आमचे जिल्हाध्यक्ष गणेश खनकरजी यांची कल्पना होती. फंडातून आपण ते कळलेलं आहे. आमच्याबरोबर आमचे इथले पूर्व खासदार गोपाल शेट्टीजी, आमचे आमदार श्री सुनील राणेजी, आमदार मनीषा चौधरीजी, प्रवीण दरेकरजी सर्व उपस्थित आहे. अतिशय उत्साहाचं वातावरण हा कार्यक्रमासाठी लोकांच्या मनामध्ये आहे. जेव्हा कोणी इथे मुंबईमध्ये एंट्री करतील त्याने ते झेंडा दिसेल. दर दिवशी सकाळी 7:30 वाजता हा झेंडा तिथे झंडा फहराया गया है. मुंबई के प्रवेश द्वार के ऊपर 75 फुट ऊंचा झंडा महाराष्ट्र सरकार के इमरजेंसी फंड से हमारे जिलाध्यक्ष गणेश खनकर जी की कल्पना से और हमारे सब यहाँ के जो स्थानिक नेता हैं, हमारे गोपाल शेट्टी जी, सुनील राणे जी, मनीषा चौधरी जी, प्रवीण दरेकर जी, योगेश सागर जी, सभी लोगों के सहयोग से हमने यहाँ पर प्रकाश सुर्वे जी सभी के मार्गदर्शन में ये तैयार हुआ है. और आने वाले समय में जो मुंबई के अंदर प्रवेश करेगा इस तिरंगे झंडे को देखकर उसका मन गर्व से और शहीदों के बलिदान की तरफ ध्यान जाएगा. इसके साथ में प्रत्येक दिवस में सुबह 7:30 बजे यहाँ पर राष्ट्रगान होने वाला है, झंडा फहराया जाएगा. और इसके साथ में नई सरकार आने के बाद में हमने यहाँ पर 25 करोड़ रुपए का फंड इस स्थान के नूतनीकरण का दिया है. नेशनल पार्क का बड़ा एंट्री गेट, भव्य एंट्री गेट बनेगा. सारी रोड्स का नूतनीकरण होगा, अंदर की बिल्डिंग का भी नूतनीकरण होगा. अभी एक इलेक्ट्रिक बस का भी हम यहाँ पर लोकार्पण करने वाले हैं. लोगों के हित की सरकार है. माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमको यही मार्गदर्शन किया है कि जो करो वो लोगों के हित के लिए करो, लोगों के हित के सिवाय कुछ मत करो. उनके मार्गदर्शन में हम सब काम करते हैं. ठीक है, थँक्यू. मुख्यमंत्री पदाच्या चेहऱ्यावरून घमासान सुरू आहे. ठाकरे गट आणि काँग्रेसमध्ये सध्या मतभेद आहेत. पृथ्वीराज चव्हाण आणि संजय राऊत वेगवेगळ्या प्रकारच्या मतभेद देतात. त्यांचे मतभेद आता तर वरवर दिसत आहेत, परंतु हे टोकाचे मतभेद होणार आहेत. कारण दिल्लीला चेहरा बनण्यासाठी उद्धव ठाकरे गेले आणि इकडे पृथ्वीराज चव्हाणांनी सांगितलं की चेहरा आमचा नंतर ठरला जाईल. याच्यावरून महाविकास आघाडीमध्ये भविष्यात विधानसभेत काय वाढलंय हे आपल्या लक्षात येईल. संजय राऊत यांनी भाजपवर टीका केली आहे की दिल्ली यांच्या बापाची आहे का, भाजप नेत्यांची औकात काय आहे. संजय राऊतने आपल्या अवकातीत बोलावं. त्याच्या बापाचं काय आहे याचा हिशोब आम्हाला मांडावा लागेल. त्याच्यावर बाप काढणं, अवकात काढणं हे आपल्या महाराष्ट्राच्या संस्कृतीने परंपरेला शोभणार नाही. परंतु संजय राऊत आता भरकटलेला आहे. बेताल बोलणं, कुत्सितपणानं बोलणं हे उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊतचा स्थायी भाव झालाय. आज सामनाच्या माध्यमातून राज्य सरकारवर टीका केली गेली आहे. नाही, त्यांचं कामच काय. सामना आणि राज्य सरकारवर भाजपवर टीका नसेल, महायुतीवर टीका नसेल तर तो सामना कसला. प्रतापराव चिखलीकर यांनी आरोप लावला है कि राष्ट्रवादी आणि शिवसेना लगने वाला है और मुख्यमंत्री पद को लेकर महाविकास आघाड़ी हो या बाकी की पार्टियों चर्चा जोरदार शुरू है. जयंत पाटिल ने कहा है कि महायुति का मुख्यमंत्री कौन होगा पहले इस पर चर्चा की जाए, वो जाहिर है. देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा आमदार है. आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी का ही आमदार सबसे ज्यादा चुनकर आएगा. और मुझे लगता है कि बाला साहब ठाकरे जी ने जो फॉर्मूला दिया था, जिसका सबसे ज्यादा विधायक उसका मुख्यमंत्री बनेगा, तो बाला साहब को भी एक याद करने का अवसर प्राप्त होगा. उनके इतने लंबे समय के कार्यकाल को हम सब महाराष्ट्र के लोगों ने सम्मान किया, ऐसा भी होगा. तो मानता हूँ कि बाला साहब ठाकरे जी का जो फॉर्मूला था वो एकदम सही फॉर्मूला है.
फहीमीदा खान इंडो चाइना बॉर्डर पर तैनात फौजी भाइयों को बांधेंगे राखी। संजीवनी वर्ल्ड स्कूल की छात्राओं ने बनाई फौजी भाइयों के लिए मैसेज वाली राखी। भारत की सुरक्षा में तैनात फौजी भाइयों की कलाइयां सूनी न रहें, इसके लिए मुंबई की दहसरपुर में स्थित संजीवनी वर्ल्ड स्कूल में छात्राओं ने प्रिंसिपल डॉक्टर सीमा नेगी के मार्गदर्शन में पिछले 20 दिनों से अपने हाथों से राखी बनाने का कार्य शुरू किया है। इस राखी को समाज सेविका फहीमीदा हसन खान की टीम 11 अगस्त को मुंबई से अरुणाचल लेकर जाएंगी, जहां इंडो चाइना बॉर्डर, भारत भूटान बॉर्डर, भारत बांग्लादेश बॉर्डर, भारत म्यांमार बॉर्डर पर तैनात फौजी भाइयों की कलाइयों पर ये राखी 19 अगस्त को फहीमीदा खान बांधने का कार्य करेंगी। पिछले 9 साल से फहीमीदा हसन खान अपनी टीम के साथ फौजी भाइयों की कलाइयों पर रक्षाबंधन के दिन बॉर्डर पर जाकर राखी बांधने का कार्य करती हैं। वह गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख जैसे स्थानों पर तैनात देश के फौजी भाइयों की कलाइयों पर राखी बांध चुकी हैं। 2 साल पूर्व इस मुहिम के साथ संजीवनी वर्ल्ड स्कूल जुड़ी थी। इस वर्ष रोटरी क्लब ऑफ मुंबई भी इस मुहिम में जुड़कर फहीमीदा खान को सहयोग प्रदान करने का कार्य कर रही है। क्या संदेश देना चाहेंगी? इस बार आप अरुणाचल प्रदेश जा रही हैं, जो इंडो चाइना बॉर्डर है उस पर, और इस समय काफ़ी देखें तो वहाँ पे एकदम माहौल जो है एकदम तंग है। ऐसे समय में आपने ये बॉर्डर चुना है और 9वां साल आपका बताया जा रहा है, जो आपने छोटा सा एक शुरू किया था, आज बड़ा कारवां बन चुका है। देखिए, 9 साल से मेरी गुजरात से जो सफ़र शुरू हुआ था, तो अभी लास्ट ये अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर है, जो कि सीमाएं जो इंटरनेशनल बॉर्डर की आती है। उसके बाद में अभी हमारा नेवी का शुरू होगा, क्योंकि आखिरी बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश से इंडो चाइना बॉर्डर, भूटान बॉर्डर, म्यांमार बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर। ये चारों बॉर्डरें उधर अरुणाचल में लगती है, जो कि 7 सिस्टर्स के हिसाब से है। तो ये मेरी आखिरी 90 साल की जो आखिरी लाइन जो सीमाएं हैं, उस जगह में जा रही हूँ। इस समय जो अपने पड़ोसी मुल्क हैं, ज़्यादातर युद्ध छिड़ा हुआ है, देखिए जैसा माहौल वहाँ पे है, तो अपने रक्षाबंधन के माध्यम से देश को और फौजी भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सबसे पहले तो उनकी सुरक्षा के लिए रक्षा सूत्र हर एक बहनों से लेके जाते हैं। हमारे भारत की 50,000 करोड़ जो बहनें हैं, वो अपनी शांति और लोगों के लिए और उनके रक्षा के लिए एक सूत्र भेजती है हमारे हाथों से। यही हमारी खुशनसीबी है कि हम उन तक पहुंच पाते हैं, और इसी वजह से हम, हमारा राष्ट्र और हमारे लोग सुरक्षित रहेंगे। आपके इस योगदान में संजीवनी स्कूल और यहाँ की छात्राओं का विशेष योगदान है, क्योंकि वो अपने हाथों से रक्षाबंधन बनाती हैं और उसी को आप लेके जा रही हैं बॉर्डर पे। तो यहाँ की बच्चियों को और यहाँ के स्कूल के इस इंस्टीट्यूट को क्या महत्व देंगी, क्या कहेंगे उसको? मैं सबसे पहले डॉक्टर सीमा नेगी जी, जो यहाँ की प्रिंसिपल है संजीवनी स्कूल की, और यहाँ की सारी टीचर है, 6 साल से लगातार मुझे ये अपनी तरफ से राखियाँ भेज रही है। और गए टाइम भी मैम चले थे सियाचिन बॉर्डर पे, और ये बार भी मैं दुआ करूँगी कि ये इंडो चाइना बॉर्डर तवांग मुझे डायरेक्ट मिले। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहती हूँ कि हर बार मुझे इनसे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, मेरे बच्चों की राखी मुझे वहाँ तक ले ही जाना है, भले वो हालात कुछ भी रहे। तो ये बार जो म्यांमार बॉर्डर है उस पर भी थोड़ी तकलीफ चल रही है, दावकी में जो बांग्लादेश बॉर्डर है उस पर भी थोड़ी तकलीफ चल रही है, लेकिन मैं ये जो स्कूल और स्कूल के बच्चे हैं और यहाँ की जो टीचर है, जिनकी 1 महीने से जो मेहनत लगी हुई है, मैं उन तक पहुँचा के ये जो रक्षा सूत्र है उनके हाथ पे बांधने का काम जरूर करूँगी। 2024 से एक नई जो संस्था है सामाजिक, रोटरी क्लब ऑफ मुंबई वेस्ट कोस्ट, जिनके अध्यक्ष है हमारी डॉक्टर सीमा नेगी जी, वो भी इस साल से हमारे इस मिशन में जुड़ रही है। उनकी तरफ से भी सारी राखियाँ हमें मिली है। उनकी जो कमेटी है पूरी, उन्होंने भी बहुत अच्छा संदेश वहाँ फौजी भाइयों के लिए भेजा है।